वज़ीर आला का जो बयान आया है, चैलेंज दिया है मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप चैलेंज मेरा कबूल करें और इलेक्शन करते हैं ऑन कैमरा। फिर मुफ्ती महमूद की बात करते हैं कि जी मुफ्ती महमूद का बेटा होगा तो चैलेंज कबूल करेगा, तो मैं कबूल कर रहा हूँ। आप अपने भाई से इस्तीफा दिलवाएं, ये गज और ये मैदान मुकाबला करते हैं, देखते हैं। आप कैमरे लगाने की बात करते हैं, जो मैदान जिस तरीके से आपको पसंद हो उसी तरह का मैदान मुंतखब करो, मैं आपका मुकाबला करूँ। हल्फिया इन्होंने कसम खाई थी मरेंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे, और कारकुनों को भी बीच में छोड़ के आए थे। इस हवाले से मेरी बड़ी नपी तुली राय है। ये स्क्रिप्ट उस वक्त लिखा गया था जब ये कस्टडी में थे, जब इसने उनके कदमों पर और उनके गोड़ों पर हाथ रखकर माफिया मांगी थी और आंसुओं से रोते हुए जब उसने अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट उनको अता किया था, हमने आपको वज़ीर आला बनाना है और आपने उसकी कीमत ये अदा करनी है कि पीटीआई की हर तहरीक को नाकाम बनाना है, पीटीआई के हर मूव को नाकाम बनाना है, इमरान खान की हर रिहाई की हर तहरीक को नाकाम बनाना है, पीटीआई के अंदर जो है वो धड़ेबंदियां पैदा करनी है। ये उसकी कीमत अदा कर रहा है, वरना आप डेरा इस्माइल खान से हैं, आपको बेहतर पता है। अब वो मजीद उनके काम का भी नहीं रहा, तो मेरे ख्याल में अनकरीब जो है एक साइड पे एक डस्टबिन में फेंक देंगे। मौलाना साहब ने जो अंदर की बात की है कि पीटीआई के अंदर की जो है वो तब्दीली आनी चाहिए, जी क्या इशारा आती है? लेकिन अच्छा ये है कि अवाम को अमन देने के लिए, करप्शन से बचाने के लिए, बदउनवानी से बचाने के लिए एड्रेस पीटीआई के अंदर से उसको किया जाए। मैच्योर किस्म का पॉलिटिकल वर्कर जो है या पॉलिटिकल लीडर वो इस तरह की बात कर सकता है जो मौलाना साहब ने की कि अब पीटीआई को खुद दावत दी कि विद इन पीटीआई आप लोग आएं और आप इसको एड्रेस करें, आप बदअमनी को भी एड्रेस करें, आप करप्शन को भी एड्रेस करें, आप बदउनवानी को भी एड्रेस करें, बद इंतजामी को भी एड्रेस करें। ये सारी चीजें जो हैं ये आप खुद एड्रेस करें। ऐसा ना हो कि आप इसको एड्रेस न करें और फिर उसके लिए और तरीके निकालने पड़ जाए लोगों को। ठीक है, वज़ीर आला के अपना ही भाई जो कि तहसील में आ रहा सिटिंग, उनकी तरफ से ये बयान भी आया कि हमने तो इनकी जमानतें जब्त की हैं। कौन सी जमानत जब्त हुई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अब 63,000 रोड पे जमानत कब जब्त हुई? फैसल अमीन ने जब इलेक्शन लड़ा तो फैसल अमीन के मुकाबले में तो जमीयत उलमा इस्लाम बाइकआउट पर थी, तो फिर कौन सी जमानत जब्त हुई? बादल भाई 7 साल से वो हमारे डेरा इस्माइल खान का मेयर है, 7 साल से अपने फार्म हाउस पर घोड़ों और कुत्तों के साथ सोया हुआ शख्स आज जाग गया है कि जी जमीयत उलमा इस्लाम को। भाई जमीयत उलमा इस्लाम ने आपको चैलेंज नहीं किया, आपने चैलेंज किया है। भाई आपके भाई ने चैलेंज दिया और आपके भाई का चैलेंज मैंने कबूल किया है। अब अगर हिम्मत है तो अपने भाई से फैसल अमीन से इस्तीफा दिलाओ, मैं कल मुकाबले के लिए तैयार हूं। सूबे के अंदर तब्दीली कैसे देख रहे हैं, कब तक तवक्को की जा रही है? बज़ाहिर मुझे जो नजर आ रहा है कि अगर पीटीआई अपने विद इन पीटीआई जो है इसी महीने के अंदर अंदर उनको घर भेजती है, इसको कठपुतली वज़ीर आला को घर भेजती है, तो मेरे ख्याल में हमारा सूबा भी बचेगा, उसका लॉ एंड ऑर्डर भी एड्रेस होगा, करप्शन भी एड्रेस होगी। नहीं तो देखें, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की रियासत की बहुत अहम इकाई है। अगर इस तरह की बदअमनी और इस तरह की करप्शन और इस तरह की बदउनवानी जारी रही तो खाकम बदहन जो है मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान को उसका नुकसान होगा। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। इस वक्त में मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान साहब के भाई जो कि मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, मौलाना ज़िया रहमान साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला का जो बयान आया है, चैलेंज दिया है मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप चैलेंज मेरा कबूल करें और इलेक्शन करते हैं ऑन कैमरा। तो इस पर इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। आदिल भाई, आप और हम एक ही शहर के हैं और वो भी उसी शहर के हैं, हम एक दूसरे को बहुत बेहतर जानते हैं। आपने माजी में भी देखा जब 2018 के असम्बली में वो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर थे तो असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने चैलेंज किया कि जी मैं अभी इस्तीफ़ा देता हूँ और मौलाना फजल रहमान साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। और उसी असम्बली में असद महमूद ने खड़े होकर उनको कहा कि हालांकि उसको असम्बली के इस्तीफे की जरूरत नहीं थी, वो टांग से कौमी असम्बली के मेंबर थे, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि आप भी अभी कौमी असम्बली की मेंबरशिप से इस्तीफा दो, फ्लोर ऑफ द हाउस मैं भी देता हूं और मेरा मुकाबला करो। अपने उस चैलेंज से उस वक्त भी अली अमीन पीछे हट गए थे। आज भी जब उन्होंने चैलेंज दिया है तो हमें इनकी चैलेंज मालूम है। फैसल अमीन वहाँ से कौमी असम्बली का मेंबर है। आपको मालूम है कि ये ज़िमनी इलेक्शन में जब फैसल अमीन के कैंडिडेचर फाइल हुआ था तो उसके मुकाबले में जमीयत उलमा की तरफ से मैं था। तो वो जब जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया तो वो हमारा बाइकआउट हुआ। तो
آج بھی جب وہ اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں ان سے استعفیٰ دلواتا ہوں تو وہ اس کا مقابلہ تو میرے ساتھ تھا. پھر مفتی محمود کی بات کرتے ہیں کہ جی مفتی محمود کا بیٹا ہوگا تو چیلنج قبول کرے گا, تو میں قبول کر رہا ہوں, آپ اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوائیں. یہ غزہ اور یہ میدان مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. آپ کیمرے لگانے کی بات کرتے ہیں, جو میدان جس طریقے سے آپ کو پسند ہو اسی طرح کا میدان منتخب کرو, میں آپ کا مقابلہ کروں. اس سے قبل بھی تقریباً 6 ماہ پہلے اسٹیج پر انہوں نے کہا تھا کہ یا تو یہ رہیں گے یا تو ہم رہیں گے, اور حلفیہ انہوں نے قسم کھائی تھی مریں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے, اور کارکنوں کو بھی بیچ میں چھوڑ کے آئے تھے. گزشتہ روز ایک صحافی نے سوال بھی کیا ان کے اوپر, تو ان کے اوپر بھی وہ تلخ جملوں میں انہوں نے وار کیا ہے. سر کیا کہیں گے؟ عادل بھائی, میں بڑا اس حوالے سے میری بڑی نپی تلی رائے ہے. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ سکرپٹڈ ہے, یہ پلانڈ ہے, اور یہ سکرپٹ اس وقت لکھا گیا تھا جب یہ کسٹڈی میں تھے, اور یہ ساری چیزیں اس وقت طے ہوئی تھی کہ آپ کو جب اس شخص نے, جس کو علی امین کہتے ہیں, جب اس نے ان کے قدموں پر اور ان کے گوڑوں پر ہاتھ رکھ کر معافیاں مانگی تھی, اور آنسوؤں سے روتے ہوئے جب اس نے اپنی وفاداری کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کیا تھا, تو اس وقت طے ہو گیا تھا کہ آپ سے ہم نے یہ کام لینا ہے, ہم نے آپ کو الیکشن جیتوانا ہے, ہم نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے, اور آپ نے اس کی قیمت یہ ادا کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کی ہر تحریک کو ناکام بنانا ہے, پی ٹی آئی کے ہر موو کو ناکام بنانا ہے, عمران خان کے ہر رہائی کی ہر تحریک کو ناکام بنانا ہے, پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندیاں پیدا کرنی ہے. یہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. ورنہ آپ ڈیر اسماعیل خان سے ہیں, آپ کو بہتر پتہ ہے کہ علی امین نے 2 سیٹوں سے الیکشن لڑا, ٹھیک ہے, صوبائی اسمبلی کے اور ایک قومی اسمبلی کی. آپ مجھے یہ بتائیں, اس کے علاوہ پورا ڈیر اسماعیل خان ہے, کون سی ایسی سیٹ ہے, آپ پہاڑپور کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ لے لیں, آپ سٹی 2 کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ لے لیں, آپ دراون کی لے لیں, آپ پرووا کے لے لیں, کہاں پر پی ٹی آئی جو ہے مقابلے میں تھی. یہ خود علی امین 3رے نمبر پر تھا سٹی 2 کے سیٹ پر. تو باقاعدہ پلان کر کے جہاں سے اس کو جتوانا تھا وہاں سے ان کو جتوانے کا بندوبست کیا گیا, اور پھر اس کے بعد اس سے یہ خدمات جو لینی تھی اب لی جا رہی ہیں, لے لی گئی ہیں, بلکہ میرے حساب سے لے لی گئی ہیں. اب وہ مزید ان کے کام کا بھی نہیں رہا, تو میرے خیال میں عنقریب جو ہے وہ بھی اس کا ایک سائڈ پہ ایک ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے کہ اس کے بعد آپ ویسے بھی ہمارے کام کے نہیں رہے, تو بس ٹھیک ہے, آپ کی جگہ ڈسٹ بن ہے, جائیں. مولانا صاحب نے جو اندر کی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے, جی کیا اشارات دیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جس وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے, مولانا صاحب نے جس پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے, میرے خیال میں کوئی بھی سیاستدان پاکستان کو آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا, باوجود کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جعلی ہے, یہ مینڈیٹ کے پی میں ان کا جعلی ہے. اس کے باوجود چونکہ جس طرح ہم 2018 کے الیکشن کو بھی کنٹرول اور مینیج کہتے تھے, آج کی 24 کے الیکشن کو بھی ہم کنٹرول اور مینیج کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں. تو کے پی کی حکومت کی جیلی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے کہا کہ چونکہ جیلی مینڈیٹ ہی صحیح لیکن ممبران ان کے زیادہ ہیں, تو صوبے کے جو اس وقت حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, بدعنوانی کے حوالے سے, بد انتظامی کے حوالے سے, اس میں تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ عوام کو امن دینے کے لیے, کرپشن سے بچانے کے لیے, بدعنوانی سے بچانے کے لیے ایڈریس پی ٹی آئی کے اندر سے اس کو کیا جائے, نہ کہ باہر سے کوئی اس کو ایڈریس. یہ بہت ہی ایک میچور قسم کا پولیٹیکل ورکر جو ہے یا پولیٹیکل لیڈر وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے جو مولانا صاحب نے کی, کہ اب پی ٹی آئی کو خود دعوت دی کہ ودن پی ٹی آئی آپ لوگ آئیں اور آپ اس کو ایڈریس کریں, آپ بد امنی کو بھی ایڈریس کریں, آپ کرپشن کو بھی ایڈریس کریں, آپ بدعنوانی کو بھی ایڈریس کریں, بد انتظامی کو بھی ایڈریس کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ خود ایڈریس کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ایڈریس نہ کریں اور پھر اس کے لیے اور طریقے نکالنے پڑ جائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ کے اپنا ہی بھائی جو کہ تحصیل میں ابھی سٹنگ, ان کی طرف سے یہ بیان بھی آیا کہ ہم نے تو ان کی ضمانتیں ضبط کی ہیں تب جا کے ان کو ہم نے پشین بھیجا ہے. سر اس پہ کیسے آپ کون سی ضمانت ضبط ہوئی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. مولانا صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب نے ڈیر اسماعیل خان کے جو جس سیٹ پر الیکشن لڑا, جو فارم 47 اس کے حق میں ایشو ہوا, اس فارم 47 میں ان کو 63,000 ووٹ ملے ہیں. ٹھیک ہے, اب 63,000 ووٹ پہ ضمانت کب ضبط ہوتی ہے؟ اور فیصل امین نے جب الیکشن لڑا تو فیصل امین کے مقابلے میں تو جمعیت علماء اسلام بائیکاٹ پر تھی, تو پھر کون سی ضمانت ضبط ہوئی؟ جہاں تک بات کی آپ نے ان کے تحصیل میئر کی, میں حیران ہوں عادل بھائی, 7 سال سے وہ ہمارے ڈیر اسماعیل خان کا میئر ہے, 7 سال سے
ठीक पिछला टेन्योर भी और अभी ये वाला भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो एंड की तरफ जा रहा है। ठीक 7 साल से ये शख्स अपने फार्म हाउस पर घोड़ों और कुत्तों के साथ सोया हुआ था। उसको न डेरा इस्माइल खान की फिक्र थी, न उसको जो है किसी मुकाबले की, न किसी सियासत की, किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। 7 साल से अपने फार्म हाउस पर घोड़ों और कुत्तों के साथ सोया हुआ शख्स आज जाग गया है कि जी जमीयत उलमा इस्लाम को, भाई जमीयत उलमा इस्लाम ने आपको चैलेंज नहीं किया, आपने चैलेंज किया है। अगर आप बदकिस्मती से जाग ही गए हैं उन घोड़ों और उन फार्म हाउस और इन सारे शुगल मेलों से, तो फिर डेरा इस्माइल खान के लोगों की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। अंदाजा लगाएं कि आज भी डेरा इस्माइल खान में बारिश होती है ना, तो डेरा इस्माइल खान के लोगों को ऐसे लगता है जैसे कोई कश्तियां लानी पड़ेंगी। और ये हमारे मेयर हैं, 7 साल से जो है वो उस फार्म हाउस पर सोए पड़े हुए हैं, आज जाग गए हैं। भाई आपके भाई ने चैलेंज दिया और आपके भाई का चैलेंज मैंने कबूल किया है। अब अगर हिम्मत है तो अपने भाई से, फैसल अमीन से इस्तीफा दिलाओ, मैं कल मुकाबले के लिए तैयार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरीके से वज़ीर आला के बयान के ऊपर आपने तफसीली गुफ्तगू की है, सूबे के अंदर तब्दीली कैसे देख रहे हैं, कब तक तवक्को की जा रही है? पहले भी आपने बताया था, लेकिन टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखें, कुछ सियासी हालात ऐसे होते हैं, जिस तरह भी पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग आई, अब वो ऐसे गैर मामूली हालात थे कि आपकी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वरना मैं पहले दिन से जिस बात पे खड़ा था कि जी 1 साल के अंदर अंदर जो है ये अपने घर जाएगा, अब वो उसकी वजह से 2-3-4 महीने का टाइम फ्रेम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन बज़ाहिर मुझे जो नज़र आ रहा है कि अगर पीटीआई अपने विद इन पीटीआई जो है वो इसी कुछ दिनों में, इसी महीने के अंदर अंदर उनको घर भेजती है, इसको कठपुतली वज़ीर आला को घर भेजती है, तो मेरे ख्याल में हमारा सूबा भी बचेगा, उसका लॉ एंड ऑर्डर भी एड्रेस होगा, करप्शन भी एड्रेस होगी। नहीं तो देखें, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की रियासत की बहुत अहम इकाई है। अगर इस तरह की बदअमनी और इस तरह की करप्शन और इस तरह की बदउनवानी जारी रही तो खाकम बदहन जो है मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान को उसका नुकसान होगा। और ये जितना जल्दी पीटीआई इसको रियलाइज कर ले तो कर ले, तो उसमें उसका फायदा होगा, रियासत का भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा और अवाम का भी फायदा होगा।